मेरा नाम डॉक्टर विश्व मोहन मिश्रा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ एट कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट, सेक्टर 71। सबसे पहले सभी हमारे दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जुड़े हैं वर्ल्ड पार्किंसंस डे पे। पार्किंसंस डिजीज के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए और आप लोगों में कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए, ताकि ये बीमारी जो है इसका कैसे इलाज है, ये इसको कैसे पहचाने या कैसे प्रिवेंट कर सके, इसको रोक सकें, उस चीज में सबके आगे अवेयरनेस फैलाने के लिए। पार्किंसंस डिजीज जो है वो एक गति में प्रॉब्लम की बीमारी है और उसमें पेशेंट्स धीमे हो जाते हैं, कंपन आने लगते हैं, पहले हाथ में शुरू होते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में हाथों से कंपन शुरू होती है। एक हाथ से शुरू होता है, फिर बीमारी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है दूसरे हाथ में या पैर में भी फैल सकता है। इसके साथ लोगों को काम करने में गति में स्लो हो जाते हैं, चलने फिरने में। कितने टाइम में पहले नहा रहे थे वो टाइम स्लो हो जाता है, खाने की स्पीड कम हो जाती है, सारे दिन ब दिन दिनचर्या के कामों में स्लोनेस आ जाती है। फिर झुक झुक के धीरे धीरे चलने लगते हैं और जैसे जैसे बातचीत करते हैं तो लगता है कि आवाज थोड़ा लड़खड़ा रहा है। ये सारे गति में दिक्कत की, बात करने की गति में दिक्कत की, और जो कोऑर्डिनेशन होती है, किसके बाद क्या बोलना है और किस काम के बाद कौन सा काम करना है, वो वाला जो कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी वजह से पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके अलावा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे बैलेंस होता है, बॉडी का एक बैलेंस होता है, वो चीज भी गड़बड़ हो जाती है इस बीमारी में। तब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले पहले बीमारी जब शुरू होती है उस टाइम इतना गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है पेशेंट और ज्यादा गिरने लगते हैं। ये तो मोटर सिम्टम्स होते हैं, जो गति वाले सिम्टम्स होते हैं, जो ऑब्वियसली पेशेंट को या जो डॉक्टर देख रहे हैं उनको पता चल जाता है। बट पेशेंट को जो ज्यादा परेशान करता है पार्किंसंस डिजीज में, वो होते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स, जो कि आपको गति से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि पेशेंट को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बेचैनी होती है, रात में सोते वक्त चिल्लाते हैं, कुछ कुछ लोग हाथ पैर ज्यादा हिलाने लगते हैं जिससे कि साइड में जो सोया है उसको भी चोट लग सकती है। तो इन सब चीजों को बोलते हैं कि नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। और पेशेंट्स को वो गति वाले चीजों को इलाज करने के साथ साथ इन सब चीजों का इलाज करना भी जरूरी है, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे। अब अगला सवाल है कि रहा है तो उसमें जेनेटिक कॉजेस होने के ज्यादा, मतलब परिवार परिवार से फैमिलियल कॉजेस, परिवार में चल रहा हो बीमारी, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि 50 साल से पहले शुरू हो जाए। और जिन लोगों को विल्सन डिजीज या हंटिंगटन डिजीज होते हैं, जो कि एक जेनेटिक रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उनमें 50 साल से पहले शुरू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनको 50 साल के बाद होते हैं उनको बिना कोई कारण के, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में बिना कोई कारण के शुरू हो जाते हैं। अब अगला सवाल आएगा कि पार्किंसंस डिजीज होता क्यों है। जैसा मैंने बताया, जेनेटिक भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, और आज तक रिसर्च चल रहा है कि एग्जैक्ट क्यों हो रहा है वो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है। साइंटिस्ट या डॉक्टर्स को अभी तक एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है। ओनली 10% केस, 10 से 12% केस में जेनेटिक होता है, मतलब अपने परिवार में चलता रहता है, जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी में चलता रहता है। बट 90% केस में आइदर कुछ एनवायरनमेंट में, हम हमारे आसपास में, हमारे जॉब में, इसमें कहीं कुछ केमिकल्स या फिर कुछ टॉक्सिन्स से एक्सपोज हुए हों, या कोई हमारे खान पीन में या एक्सरसाइज, डे टू डे लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हों, जिसकी वजह से ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको बोलते हैं बसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्राइटम बोलते हैं। तो स्ट्राइटम में एक इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन हमारे शरीर में मूवमेंट्स, गति, और गति की जो स्थिति है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको कंट्रोल करता है। और पार्किंसंस डिजीज में वो डोपामिन कम हो जाता है और धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाता है। डोपामिन बनाने वाले जो स्नायु होते हैं वो पार्किंसंस डिजीज में धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। अब वो डैमेज ट्रिगर करता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले पता था कि एमपीटीपी करके केमिकल है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में और बहुत सारे केमिकल और नर्व गैसेस में यूज हुए थे। उसके बाद सोल्जर्स को पहले ये बीमारी शुरू होने लगी। तब पता चला कि एमपीटीपी कैन बी ए कॉज, कुड बी ए कॉज फॉर दिस
पार्किंसंस डिजीज। आगे आगे फिर धीरे धीरे जब रिसर्च चलने लगा तब पता चला कि हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हुए थे, और आप लोगों को पता होगा कि 1918 1920 के बाद एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा बूम आया बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, जो कि जो कृषक होते हैं यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से देखा गया है कि पार्किंसंस में भी ज्यादा केसेस आने लगे। सो ये एक रीजन है कि पार्किंसंस हर्बिसाइड्स इनमें से हो सकता है। सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल बूम आया उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स यूज होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया। इन सब से जब इंडस्ट्रियल बूम आया, बहुत सारे इंडस्ट्री बनने लगे, उनके साथ केमिकल्स मेटल्स सब प्रोड्यूस होने लगे, तो ये हेवी मेटल एक्सपोजर की वजह से भी लोगों को पार्किंसंस की बीमारी ज्यादा होने लगी। और 10% केस में जेनेटिक्स होता है, और जेनेटिक्स में SNCA1 जीन है, GBA जीन है, तो ये जीन्स आपको बता के इतना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो 10% केस में ये मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक केसेस हो सकते हैं। अभी साइंटिस्ट ये पोस्टुलेट कर रहे हैं, ये थ्योरी बना रहे हैं कि ओनली जेनेटिक्स या ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर आपको पार्किंसंस नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी अपने रास्ते हैं, जो परिवारवाद है वो अपने रास्ते हैं, प्लस एनवायरमेंट अपने रास्ते हैं। दोनों का इंटरप्ले जब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे को अफेक्ट करके पार्किंसंस की बीमारी करते हैं, जो स्नायु को अफेक्ट करते हैं, फिर वो स्नायु धीरे धीरे डैमेज होके वो डोपामिन वाला केमिकल बनना बंद हो जाता है। जैसे वो डोपामिन वाला केमिकल ऑलमोस्ट 80% खत्म हो जाता है, तो पार्किंसन के सिम्टम्स, ये कंपन, चलने में स्लो, काम करने में स्लो, बार बार गिरना, मेमोरी लॉस होना, ये सब शुरू हो जाता है। तो अगला सवाल ये आ सकता है कि हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। जेनेटिक्स का तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परिवारवाद में चलता रहता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट वो वाला 10% केस में है। जो 90% केस है उसमें भी आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो, या वैक्सीन नहीं है जो पार्किंसन को उसके रास्ते में रोक दे। बट कुछ चीजें हैं जो करने से ये बीमारी थोड़ा स्लो हो सकती है, या उसका जो तेजी से बढ़ रहा है वो तेजी में कमी आ सकती है। उसमें बताते हैं कि आपको पहला है हेल्दी डाइट। आपको खान पीन अच्छी रखनी चाहिए, स्पेशली अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ करके, वेजिटेबल्स ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छे से साफ करके, ताकि वो पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज हुए तो वो आपके शरीर में मत जाए। सेकेंड इज फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए हमारे डाइट में, वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए, सुबह शाम एक्सरसाइज 30-30 मिनट एक्सरसाइज होते रहना चाहिए। एंड जो लोग अपने जॉब के वजह से इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एटलीस्ट ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ताकि वो हैवी मेटल्स के जो फ्यूम्स हैं, जो भाप हैं, उससे एक्सपोजर ना हो। ये सब चीजें करने से हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए। और एक अगला सवाल आ सकता है कि चलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मुझे पार्किंसनिज्म डेवलप हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आगे ना बढ़े। एक तो आप ये चीजें कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप हेल्प करना चाहें तो रिसर्च, आप जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, जो कि दवाइयाँ टेस्टिंग कर रहे हैं कि इस बीमारी को कैसे रोक सकें, उन ट्रायल में आप एनरोल हो सकते हैं, ताकि उन ट्रायल के रिजल्ट्स में अगर कुछ अच्छा आता है तो फ्यूचर में जो पेशेंट्स को बीमारी होने वाली है उनको दवाई देके रोका जा सकता है। अगला सवाल ये है कि एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे पार्किंसनिज्म हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास कब पहुंचूं? डॉक्टर के पास जितना जल्दी आप पहुंच जाए उतना अच्छा है। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि मुझे पार्किंसनिज्म हो सकता है, तो डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके पहुंच जाए। उसमें ये तो बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई 100% क्यूरेबल इलाज नहीं है, या कुछ ऐसी दवाई नहीं है जिसको मैजिकली इसको रोक दे। बट एटलीस्ट अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कुछ आपको लक्षण आ रहे हैं पार्किंसनिज्म के, तो उसके लिए हम दवाई देके आपको लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बेहतर कर सकें, या ऐसे कुछ दवाई दे जिससे आपको वो नॉन मोटर सिम्टम्स जो बता रहा था उसको कंट्रोल कर ले, ताकि आपको अच्छी नींद हो जाए, आप खुश रहें, आपको डिप्रेशन ना हो। तो इन सब चीजों में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो पार्किंसनिज्म का डायग्नोसिस कैसे होता है? बीमारी मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर केस में पेशेंट कैसे बताता है अपने सिम्टम्स, और डॉक्टर्स उसी सिम्टम्स को समझ के उस पे ही डायग्नोसिस करते हैं। कुछ कुछ केसेस में एटिपिकल पार्किंसनिज्म होता है, जिसमें नॉर्मल पार्किंसनिज्म, क्लासिक पार्किंसनिज्म वाले फीचर्स नहीं होते हैं। उन केसेस में हमें एक बार एमआरआई ब्रेन करके या डोपामिन वाला स्कैन करके, डैट स्कैन होता है, वो वाला स्कैन करके हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये पार्किंसनिज्म है या एटिपिकल पार्किंसनिज्म है।
क्योंकि दवाई थोड़ी सी फर्क है दोनों में। और अगर एटिपिकल पार्किंसनिज्म है तो उसका इलाज थोड़ा सा अलग होता है, उसके सिम्टम्स लक्षण अलग होते हैं। टिपिकल पार्किंसनिज्म है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। तो पेशेंट अपने लक्षण बताएगा, डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे और कुछ कुछ इलाज करते हैं। एटलीस्ट कंपलसरी होता है कि एमआरआई करके देख लें, ताकि जो कुछ ट्रीटेबल कॉज ऑफ पार्किंसनिज्म होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट क्यूरेबल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं ब्रेन में स्ट्रोक है, या ब्रेन में कुछ ट्यूमर है, या ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, ये चीजें निकल के आ जाए ब्रेन एमआरआई में। उसके साथ एक सेरेब्रोप्लाज्मिन करके होता है टेस्ट, और कॉपर, प्रिलिमिनरी कॉपर, ताकि आपको विल्सन्स डिजीज नहीं है। विल्सन्स डिजीज भी पार्किंसनिज्म कर सकता है, वो भी एक फैमिली रिलेटेड डिजीज होता है जो जनरेशन में वीडियो में चलता है, बट उसका इलाज है, इसलिए उसको डायग्नोसिस करना भी जरूरी है ताकि इसका इलाज हम कर दें। एक बार पार्किंसनिज्म की डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद ऑब्वियसली आपको आएगा कि इसका इलाज मुझे कितना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अब इस पे दो राय होते हैं। पार्किंसनिज्म एक बार आपको डायग्नोसिस हो गया तो आइदर आपको दवाई शुरू करना है या फिर फिजियोथेरेपी वगैरह करके डॉक्टर के साथ फिजियो फॉलोअप में रहना है। अगर आपको 50 साल से पहले शुरू हो गया है, या मान लीजिए 60 साल में भी शुरू हुआ है, और आपको थोड़े बहुत कंपन हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको दिनचर्या में या अपने ऑफिस के वर्क में उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में हम आपको ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। आपको हर 3 महीने 6 महीने बुला के देख सकते हैं, और जिसमें आपको ये सब सिम्टम्स अक्सर ज्यादा परेशान करने लगे, उस समय हम आपको दवाई स्टार्ट कर देंगे। अब दवाई में दो प्रकार की दवाई होती हैं। एक तो जैसे मैं बता रहा था कि डोपामिन खत्म हो गया है ब्रेन में, तो डोपामिन हम ब्रेन के अंदर हमें डोपामिन पहुंचाना है, और डोपामिन जैसे दवाइयां दे सकते हैं जो डोपामिन जैसा काम करे, या डोपामिन जिस रिसेप्टर पे काम करता है उन पे काम करके डोपामिन का असर दिखाए। अब डोपामिन दवाई जो है वो सिंडोपा, इडोमेट प्लस इन कंपनी के नाम से आती है, और वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर नहीं जाता है, इसलिए उसके साथ और एक दवाई आती है कार्बिडोपा, जो मिला के देते हैं ताकि ब्रेन के अंदर वो दवाई जाए। तो अभी दो प्रकार के थॉट्स हैं। कुछ लोग बताते हैं कि अगर कम उम्र में पार्किंसनिज्म स्टार्ट हो गया है तो डोपामिन एगोनिस्ट वाली दवाइयां बेटर होंगी कंपेयर टू प्लेन डोपामिन। बट ऐसा कुछ फर्क नहीं है कि आप डोपामिन पहले स्टार्ट कर दें या डोपामिन एगोनिस्ट पहले स्टार्ट कर दें तो बीमारी वहां पे रुक जाएगी। ये तो जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उन पे डिसीजन छोड़ देना बेटर है। प्लस आप डिसीजन मेकिंग में आप भी उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को बता सकें कि मान लीजिए कोई वायलिन बजा रहा है, ही इज अ वायलिनिस्ट, उसको अगर थोड़ा सा भी कंपन हुआ तो उसको वायलिन बजाने में दिक्कत हो जाएगा, तो उन केसेस में हमारे दवाई स्टार्ट कर देना अच्छा है। मगर कोई हाउस हाउसवाइफ है या घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, या मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस है जिसमें उनको ज्यादा हैंड्स का मूवमेंट नहीं चाहिए, तो उन केसेस में हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। इसलिए दवाई जो देते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, वो आप डॉक्टर के साथ बैठ के डिसाइड करें तो अच्छा है। सेकंड है, ये तो दवाइयां होगी। पहले 5-6 साल दवाइयां अच्छी रेस्पॉन्ड करती हैं, पर 5-6 साल के बाद दवाइयों में थोड़ा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। आप जब डोपामिन वाली दवाई लेते हैं तो मान लीजिए पहले पहले 4-5 घंटे आपका अच्छा असर रहा, बट फिर 4-5 साल के बाद वो 4-5 घंटे वाला असर शायद कम होके 1-2 घंटा हो जाएगा, और बाकी जो 2 घंटे रहे उसको ऑफ पीरियड बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस, ट्रीटमेंट फ्लक्चुएशंस। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 घंटे डोपामिन काम करेगा, बट 5-6 साल बाद, ट्रीटमेंट के 5-6 साल बाद उतना असर नहीं आता है, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट फ्लक्चुएशंस। जब ट्रीटमेंट फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं उस समय हमें दूसरी एक दवाई देनी होगी, ताकि डोपामिन का लेवल्स थोड़ा बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहे और आपको वो ऑफ पीरियड ना लगे। फिर आ जाता है कंसेप्ट का ऑफ पीरियड और ऑन पीरियड। तो ऑन पीरियड मतलब जब डोपामिन का असर बहुत अच्छा है, आप पूरा अच्छा फील कर रहे हैं, सब काम अपना कर रहे हैं। ऑफ पीरियड मतलब जब डोपामिन का असर खत्म हो गया है, आप पूरा स्टैटिक हो गए, मतलब चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। तो जैसे जैसे ऑफ पीरियड बढ़ते जाएंगे हमारी दवाई का डोज बढ़ाना होगा, और कुछ कुछ अलग दवाइयां भी आती हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। इस ऑफ पीरियड के लिए आगे आगे बहुत रिसर्च हुआ है, जिसमें आजकल इंजेक्टेबल डोपामिन भी आते हैं। उसको आप इंटेस्टाइन में दे सकते हैं, ट्यूब डाल के पूरा इंटेस्टाइन तक वो डोपामिन दिया जा सकता है,
जो धीरे-धीरे डोपामिन रिलीज करता रहे। प्लस वो ऑफ पीरियड को ट्रीट करने के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसको अपोमोर्फिन बोलते हैं। उसमें इमीडिएटली इफेक्ट आता है बट दैट कैन ओनली ट्रीट द ऑफ पीरियड। ये तो हो गया दवाइयों की बात। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि उसके साथ कुछ सर्जरी भी हो सकती है क्या? यस, आजकल पार्किंसनिज्म के लिए बहुत अच्छी सर्जरी आती है जिसका नाम बोलते हैं डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। आप सबने तो ज्यादातर पेसमेकर सुना होगा जिसको हार्ट में नीडल डाल देते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं ताकि हार्ट का रिदम मॉनिटर हो जाए। जैसे हार्ट का रिदम कम हो जाए वो इलेक्ट्रिक करंट दे देता है ताकि हार्ट का रिदम फिर से ठीक हो जाए। वैसे ही डीबीएस में इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं इनसाइड ब्रेन। जो बासल गैंग्लिया आपको अगर याद होगा पहले मैंने बताया था, जो बेसल गैंग्लिया है जहां पे डोपामिन खत्म हो जाती है वहां पे मूवमेंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस जगह पे दो वायर यहाँ गले से लेके ब्रेन के अंदर डाल देते हैं और वो बैटरी यहाँ छाती में रहती है और उसके सेटिंग्स हम कम ज्यादा करंट दे सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे पेसमेकर हार्ट में काम करता है वैसे ये ब्रेन पे काम करता है एंड वो बहुत अच्छा काम करता है डीबीएस। ओनली उसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉस्टली। आज आज जब भी इंडिया में हो आउटसाइड हो जो भी उसका डिवाइस आता है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, मोस्टली इन द रेंज ऑफ 10 to 15 लाख होता है। इसलिए ज्यादातर लोगों को पहले इसको रेकमेंड कर देना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये ऑपरेशन तभी अच्छा काम करता है जब आप पेशेंट सिलेक्शन भी ठीक से करो। सारे पेशेंट्स को ये नहीं कर सकते हैं जिनको डोपामिन का जो सिंडोपा वाली दवाई का असर पूरा खत्म हो गया है और डोपामिन वाली दवाई से फ्लक्चुएशंस ऑफ पीरियड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनको अगर ये सर्जरी करेंगे तो अच्छा है। ये हो गया सर्जरी वाला पार्ट। थर्ड है कि मान लीजिए मुझे हो गया एंड आई नीड सम हेल्प, तो मैं कहाँ से हेल्प मिल सकती है? तो उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं बोथ इन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। जैसे कि पार्किंसन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, पार्किंसन फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ पे जो पार्किंसंस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्विटर इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत सारे रिसर्च जो हो रहे हैं उनके बारे में अपडेट देते हैं। आपको सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मिल जाता है, प्लस नर्सिंग केयर कैसा करना है। जैसे पेशेंट्स को, पार्किंसंस के पेशेंट्स को आगे आगे बढ़ता जाता है, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नर्सिंग केयर भी उनको जरूरत पड़ती है। इसलिए वो कैसे हो सकता है, नर्सिंग केयर कैसे हो सकता है, या सबसे जरूरी ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ नया दवाई आया एंड कुछ नया ट्रायल हो रहा है तो उन सब सपोर्ट, सोशल सपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि इन सब चीजों में आगे रिसर्च हो रहा है और हमें इससे सपोर्ट मिल सकती है। तो आप चाहें तो उन सब ट्रायल्स में या रिसर्च में खुद को एनरोल कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि इसके लिए कुछ वैक्सीन वगैरह अभी है कि नहीं, इसके लिए आज तक कुछ भी वैक्सीन नहीं है। और आगे इसके लिए क्या रिसर्च हो रहा है अभी, एक रिसर्च विच इज शोइंग प्रोमिस, आगे आगे बहुत प्रोमिस दिखा रहा है, वो है ट्रांस न्यूरो करके ट्रायल हुआ था जिसमें उन्होंने जो स्ट्राइटम होता है, बसल गैंग्लिया में स्ट्राइटम होता है, वो एक एनिमल से लेके, रैबिट हो या पीग, वो एनिमल से लेके ब्रेन में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था और उसके रिजल्ट्स अभी 50-50 हैं बिकॉज़ द ट्रायल वाज बहुत अर्ली स्टेज में था, बहुत पहले स्टेज में था, इसलिए वो ट्रायल के रिजल्ट्स अभी 50-50 आए हैं। हो सकता है ये वाला फ्यूचर प्रोमिस दे और आगे इन नेक्स्ट 5-10 इयर्स उसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट आ जाएगी, अंदर जो डोपामिन खत्म हो रहा है उसको हम सप्लीमेंट कर दें। पर फिलहाल के लिए दवाइयाँ और वो जो डीबीएस वाली सर्जरी है और जो परहेज मैंने बताई उन सब से हम आगे के लिए देख सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी ए पेशेंट लिसनिंग। अभी हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट पहला सवाल था सर, इज दिस क्यूरेबल? वो मैंने पहले ही बताया था कि ये बीमारी तो अभी क्यूरेबल नहीं है, बट ट्रीटमेंट से पेशेंट अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जैसा जीते हैं। इसमें अगर आप पूछें कि इसमें डेथ की रिस्क कितनी रहती है, ज्यादा जल्दी डेथ हो जाता है क्या, ऐसा नहीं है।
1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉर्मल पेशेंट जितना साल जिएंगे आप भी उतना साल जिएंगे। बट अभी तक ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है, पर दवाइयों से ट्रीट हो जाता है, अच्छा ट्रीट हो जाता है। व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसंस? होने से पहले क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं जो पार्किंसंस हुआ है कि नहीं पता चले, ये अगला सवाल था। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दूसरा है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब केसेस में नहीं, कुछ-कुछ केसेस में। एवरी सारा डिप्रेशन वाला केस, सारा कॉन्स्टिपेशन वाला केस पार्किंसन नहीं है। बट एक लक्षण है जिसको आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि शायद आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि जब आप सोते हैं तो सोने में लोग बहुत जोर से हाथ पैर चलाने लगते हैं, और कभी-कभी साइड में जो सोया है उसको भी चोट लग जाती है। उसको बोलते हैं आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। अगर ये वाली लक्षण है तब तो आपको हाई चांसेस है, अराउंड 40 to 50% चांस है कि आपको आगे जाके पार्किंसंस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो बेटर है कि आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पार्किंसन स्टेजेस? पार्किंसन स्टेजेस के 5 स्टेजेस हैं। उसको होएन-यार स्टेजिंग ऑफ पार्किंसंस बोलते हैं। ज्यादातर लोग जो पहुंचते हैं स्टेज 1 में या 1B में होते हैं, उसमें क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग ऑन किस तरफ पहले अफेक्टेड हुआ है। मान लीजिए एक तरफ ही है तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं, जब दोनों तरफ हो गया स्टेज 2 होता है, और ऐसे बढ़-बढ़ के जब पेशेंट बेड पे आ जाए इसको स्टेज 5 बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 2 जाएंगे, स्टेज 3 जाएंगे, स्टेज 5 जाएंगे। कुछ-कुछ पेशेंट स्टेज 3 से डायरेक्ट स्टेज 5 भी जा सकते हैं, और कुछ-कुछ पेशेंट पूरे जिंदगी भर स्टेज 1 में रह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ही ट्रेमर था, स्टेज 1 में था, उतने में ही वो 30 इयर्स 40 इयर्स रहेगा। तो दिस इज पॉसिबल। हाउ इज पार्किंसंस डायग्नोस्ड? पार्किंसंस ज्यादातर क्लिनिकली ही डायग्नोस, क्लिनिकली मतलब डॉक्टर देख के, आपसे बात करके, आपसे लक्षण सुन के, आपको एग्जामिन करके ही डायग्नोसिस बनाते हैं। 80-90% केस में ऐसे ही डायग्नोसिस होता है। जिसमें डाउट होता है उसमें एमआरआई, पेट स्कैन या ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसी से सीरियस डिजीज था। सीरियस इसमें दो चीजें सीरियस होती हैं। एक तो जो जैसे गति में प्रॉब्लम होता है, वैसे निकलने में भी इस बीमारी में प्रॉब्लम आ सकती है आगे बढ़ के। जब हम खाना खाते हैं हमारा फूड पाइप जो है वो ओपन होता है, और जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है। और पार्किंसंस के पेशेंट्स में जैसे हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, वैसे निगलने के टाइम में भी वो दोनों फूड पाइप और विंड पाइप में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है। तब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप तो खुल जाता है, बट विंड पाइप बंद होने की जगह थोड़ा सा ओपन रह जाता है। इसलिए वो सब खाने खाने का चीज कभी कभी छाती में चला जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक सीरियस चीज होती है इसमें। सेकंड है कि जब थोड़ा बीमारी बढ़ जाता है तो पेशेंट्स को बार-बार गिरने के चांसेस होते हैं। तो गिर गए तो यूजुअली पेल्विक मतलब रीढ़ के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया या पैर के बोन्स में फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं वो सीरियस है। बीमारी एज सच जानलेवा नहीं है, पर इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन वो जानलेवा होते हैं। क्या अंतचरण पार्किंसनिक दर्दनाक है? दर्दनाक नहीं है, बट ये है कि अगर आपको ये एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, जो छाती में अगर निमोनिया हो गया, या फिर आपको फ्रैक्चर हो गया, उन सब चीजों से आप परेशान हो सकते हैं, बट बीमारी एज सच जानलेवा नहीं है। कैन यू रिकवर फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज? वो तो वही सवाल हुआ कि क्यूरेबल हुआ कि नहीं, तो ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है। इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप पूरा नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, बट ये 100% क्यूरेबल नहीं है। जैसे डायबिटीज होता है, बीपी होती है, उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। डज पार्किंसंस अफेक्ट लेग्स? हाँ, पहले तो हाथ में कंपन शुरू होता है, ज्यादातर लोगों में 60-70%, 80% लोगों में हाथ में कंपन शुरू होता है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ता है वो पैर को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए लोग भी ज्यादा देखते हैं। डज पार्किंसंस कॉज मेमोरी लॉस? 5 इयर्स के बाद, यूजुअली 5-7 इयर्स के बाद पार्किंसंस होने के, पार्किंसंस में डिमेंशिया शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत। नॉट लाइक जो अल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया होता है या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, जिनमें बहुत सीवियर डिमेंशिया होता है,
इतना नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस या फिर पहचानने में दिक्कत, ये सब 5-6 साल बाद हो सकता है पार्किंसन स्टार्ट। डच पार्किंसन अफेक्ट स्पीच, जैसे हमारे हाथ के कंपन हो रहे हैं ऐसे भी स्पीच में भी कंपन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन लॉस हो सकता है, फिर आवाज लड़खड़ाने लगती है, तो वो पार्किंसन में हो सकता है। एंड हाउ लॉन्ग कैन ए पर्सन विद पार्किंसन लिव विद दिस डिजीज, ये एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल जैसे मैं जीता हूँ, एक पार्किंसन का पेशेंट भी जी सकता है, सेम ईयर्स जिएंगे, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। मेन कॉम्प्लिकेशंस जो दोनों आपको बताया कि छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, गिर के फ्रैक्चर होने के वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर वो सब हो रहा है तब आपकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो कम हो सकती है, अदरवाइज पार्किंसन एज सच लाइफ की ड्यूरेशन कम नहीं करता। इस तरह पार्किंसन वैक्सीन नहीं, आज तक पार्किंसन के लिए वैक्सीन नहीं है। एंड क्या ये अवॉइड हो सकती है? जो मैंने परहेज बताई थी, जैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मोर ऑफ वाटर, एक्सरसाइजेस, इन सब चीजों से आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, पूरा तो अवॉइड नहीं हो सकता है बीमारी। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज? आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं एग्जैक्ट मेन कॉज क्या है, बट ये इंटरप्ले मतलब बोथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, उनको एक्सपोजर प्लस 10% केस में जेनेटिक्स, ये दोनों मिलकर करते हैं, बट एग्जैक्ट रीजन आज तक पता नहीं। क्या ये फूड रिलेटेड भी होता है? फूड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, बट अवॉइड करना चाहिए टू मच ऑफ चिकना खाना, लाइक ऑयली फूड्स, रेड मीट, और जो खाना खाते हैं उसको अच्छे से वॉश करके खाइए, ताकि वो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स वो सब उसमें लगा नहीं। सारे सवाल ज्यादातर हो गए हैं, एंड इट वाज अ रियल प्लेजर कि आप सब जुड़े हैं इसके लिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि लक्षण आपको कुछ पार्किंसंस के हैं, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं, डाउट में रहने से बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, ताकि ये सब परहेज करके और कुछ दवाई देके एटलीस्ट पार्किंसंस आपको जो होने वाला है उसको स्लो कर सके, या फिर अगर आपको नहीं है तो आपका माइंड क्लियर कर सके कि आपको नहीं है। धन्यवाद।